हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूं और अपने पोर्टफोलियो में जो कुछ स्टॉक्स मैंने खरीदे हैं, किस लॉजिक पे उन स्टॉक्स को खरीदा है उन पे बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, रिसेंटली स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ा डिक्लाइन मोड में चल रहा था और अभी रिसेंटली लास्ट 2-3 डेज में थोड़ी रिकवरी मिली है। थोड़ा मार्केट पे प्रेशर फिर भी बना हुआ है बिकॉज द ग्लोबल फैक्टर्स एज वेल एज ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से और कोरोना के रिकवरी की वजह से, क्योंकि कोरोना वापस अपना असर उठा रहा है। तो इन फैक्टर्स के रहते हुए ट्रेडिंग तो हमें हमेशा करते रहना है और इन्वेस्टमेंट हमेशा जारी रखनी है। सो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट दीज फैक्टर्स डू नॉट एक्चुअली मैटर फॉर अस अ लॉट। टेक्निकल एनालिस्ट के लिए ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते, क्योंकि हम एक स्टॉप लॉस लगा करके और टेक्निकल बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। सो चलिए नज़र डालते हैं मेरे पोर्टफोलियो पे और देखते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में करंटली कौन से स्टॉक्स हैं और मैंने किस लॉजिक के हिसाब से ले रखा है। तो फ्रेंड्स, करंटली मेरा पोर्टफोलियो अराउंड 40 लैक्स का है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अराउंड 38.66 की होल्ड वैल्यू है, 37.59 की मार्केट वैल्यू है। सो कुछ स्टॉक्स तो मैंने काफ़ी पहले से ले रखे हैं, कुछ स्टॉक मैंने रिसेंटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। आई एम बेसिकली ए स्विंग ट्रेडर या फिर एक पोजिशनल ट्रेडर, क्योंकि मेरे पास एक फुल टाइम जॉब है और फुल टाइम जॉब होल्ड करते हुए मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करता हूँ। तकरीबन पिछले 10 साल से मैं स्टॉक मार्केट में एक्टिव हूँ। मैं एक स्टॉक ब्रोकर भी हूँ। तो नज़र डालते हैं और देखते हैं कि जो रिसेंटली कुछ स्टॉक्स मैंने ऐड किए हैं उनके पीछे क्या सोच मैंने रखी है और कैसे उन स्टॉक्स को चुना है। सो इसमें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आप केल का स्टॉक देख पा रहे हैं, तकरीबन 3000 स्टॉक्स मेरे रिसीवेबल है, रिसेंटली खरीदा है मैंने। होल्ड प्राइस है 136.48 रुपीज़। होल्ड वैल्यू अराउंड 4,10,000। करंट मार्केट प्राइस जो है वो 140 रुपये 15 पैसे, और इसके बेसिस पे मुझे करंटली एक 11,000 रुपये का प्रॉफिट शो कर रहा है। नेक्स्ट नज़र डालते हैं हम इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पे। इसमें अराउंड 5,000 क्वांटिटी रिसीवेबल है, मैंने रिसेंटली ये शेयर खरीदा है। एंड होल्ड प्राइस 82.59 रुपीज़ की है, जबकि मार्केट प्राइस जो है वो 88.30 है। तो एक्चुअली मैंने दो लॉट्स में ये शेयर खरीदे हैं। अराउंड 2500 आई थिंक दो बार मैंने खरीदा। पहला जो लॉट मैंने खरीदा था वो 80 रुपीज़ पे ही खरीदा था। तो जो ये एक्चुअल प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं, दिस इज जो अनरियलाइज प्रॉफिट है एक्चुअली 28,550 का। ये प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट मेरे पहले लॉट के खरीदे हुए शेयर पे है। चूंकि स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, एक अच्छा कंफर्मेशन मिला जिस पैटर्न पे मैं ट्रेड कर रहा था, तो मैंने इस स्टॉक के कुछ और क्वांटिटी ऐड की 89 रुपीज़ के आसपास। हालांकि स्टॉक फिर क्लोजिंग के टाइम उसके नीचे बंद हुआ। होल्ड करेंगे तो इसको और देखेंगे कि हमें फ्यूचर में ये स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस करके देता है। अ, तो हमने गेल और इंडिया बुल रियल एस्टेट की बात कर ली है। रिसेंटली मैंने जी को भी ऐड किया है। तो जी के मेरे पास 1,000 रिसीवेबल क्वांटिटी है, 2 लाख की वैल्यू है इसकी, होल्ड वैल्यू। एंड मार्केट वैल्यू जो है 2,09 रुपये चल रहा है, तो 2,09,000 रुपये। तो तकरीबन इसमें मुझे 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अभी इन स्टॉक्स पे ही बात करेंगे, कुछ स्टॉक्स और भी हैं जिनमें मुझे बड़े लॉसेस हो रहे हैं, उन पे भी बात करेंगे। ये जो रिसेंट जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है, ये मैंने खुद से डिसाइड करके लिए थे। कुछ लॉस मेकिंग ट्रेड्स जिसमें बड़े लॉसेस हुए, वो मैंने ऑफिस में ऑफिस के ड्यूरेशन में ही मुझे कुछ रिकमेंडेशंस मिली। आई थॉट मैं एक क्विक प्रॉफिट बनाऊंगा, एंड उस क्विक प्रॉफिट बनाने के चक्कर में मैं उन स्टॉक्स में फंस गया। जबकि मुझे वो रिकमेंडेशन देख के लगा था कि आई थिंक आई शुड नॉट बाई दिस स्टॉक, तो ये स्टॉक मुझे खरीदना नहीं चाहिए। फिर भी मैंने खरीद लिया कि सोचा चलो आधे एक घंटे में क्विक प्रॉफिट बना करके निकल लेंगे। एंड वो मेरे लिए एक बहुत ही नुकसानदायक और बहुत ही पेनफुल डिसीजन रहा, क्योंकि उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे उसमें एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस गया। चूंकि मैंने वो स्टॉक लेने का मेरे दिल से इच्छा नहीं थी, बट मैं बस क्विक प्रॉफिट के लिए लिया था। एंड देन जिस पॉइंट पे मैंने लिया वो दो स्टॉक्स, वो दोनों स्टॉक्स उसके बाद सीधे सीधे नीचे आने शुरू हो गए। बिकॉज जैसा कि मैं आपको बताऊं, वो जो रिकमेंडेशन थी दैट वाज, वो एक्चुअली एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग की रिकमेंडेशन थी। एंड वो ब्रेकआउट हुआ नहीं, ब्रेकआउट फेल हो गया। चूंकि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा था, तो इस वजह से धीरे धीरे लॉस होते गए। एंड देन मैं ऑफिस में भी बिजी था, तो मैं उस स्टेट को प्रॉपरली साइकोलॉजिकली मैनेज नहीं कर पाया, एंड इवेंचुअली काफ़ी ज़्यादा लॉसेज में चले गए। जिन दो ट्रेड्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक है ये HDFC AMC, जिसमें मुझे करेंटली 52,000 का लॉस हो रहा है। मेरे पास अराउंड 2,200 क्वांटिटी है, जो कि मैंने 3,227 रुपये के आसपास खरीदी है, और होल्ड वैल्यू 6.5 लाख। मार्केट प्राइस करेंटली इसका 29,000 सॉरी 2,963 रुपये चल रहा है, क्लोजिंग प्राइस लास्ट, सॉरी
नेक्स्ट जो स्टॉक है जिसमें जो मैंने अराउंड सेम टाइम पे खरीदे थे, अबाउट 15-20 मिनट्स के इंटरवल में, 372 रुपये 51 पैसे पे मैंने नैम निप्पॉन एसेट इंडिया मैनेजमेंट का स्टॉक मैंने खरीदा था। इसकी करंट मार्केट वैल्यू जो चल रही है 344.4 रुपये चल रही है। इस इन ट्रेड पे भी कभी डिटेल में बात करेंगे और क्यों मुझे ये लॉसेस हुए और क्यों मैं उस वक्त स्टॉक को एक्चुअली दिल से नहीं खरीदना चाह रहा था, बट एक कुछ प्रॉफिट के लिए मैंने खरीद लिया एंड देन मुझे उसमें उन स्टॉक्स में लॉस हुआ। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमेशा हमें अवॉइड करनी है, मैं अवॉइड करता भी हूँ, बट समटाइम्स स्टॉक मार्केट है, पैसे का, हम सभी यहाँ पैसे कमाने आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक ट्रैप सा हो जाता है, आप एक साइकोलॉजिकल मिस्टेक कर देते हैं, सो दैट उसी तरह का मुझसे ये मिस्टेक हुआ। एंड ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इसको आप देख करके और मैं और आप दोनों ही इस गलती को फ्यूचर में, इस तरह की गलतियों को ना दोहराएं। चलिए नज़र डालते हैं गेल पे, इंडिया बुल रियल एस्टेट पे एंड ज़ील पे, इन 3 शेयर्स पे, और एंड ऑफ कोर्स क्रॉम्पटन भी है, ये भी मैंने रिसेंटली खरीदा था, इसके बारे में भी बता दूं। रिसीवेबल क्वांटिटी 1000 है, आप समझ सकते हैं विद इन 2 डेज मैंने खरीदा है ये। होल्ड प्राइस इसकी 381.35 है, मैंने 380 के अराउंड पे खरीदा था इसको एंड 4 लाख की अराउंड 3,81,000 की होल्ड वैल्यू है। करेंट मार्केट प्राइस, क्लोजिंग प्राइस जो था 393.25 रुपीज़ पे चल रहा था, तो इसके हिसाब से मुझे इसमें 11,900 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 ट्रेड्स मैंने अपने खुद के एनालिसिस के बेसिस पे खरीदे और काफ़ी सोच समझ के खरीदे, और ये सारे ट्रेड्स जो हैं उन्होंने मुझे प्रॉफिट दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया बुल रियल एस्टेट, बैंक ऑफ बड़ौदा छोड़ देते हैं, पुराना स्टॉक है, क्रॉम्पटन एंड गेल, एंड देन देर इज जी इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो चलिए इन सबको डिस्कस करते हैं। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, मनी कंट्रोल की साइड पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पे हम देखेंगे क्रॉम्पटन ग्रीव्स का जो है वो मैंने पहले से ही ओपन किया हुआ है, और क्रॉम्पटन ग्रीव्स के स्टॉक चार्ट पैटर्न पे नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे कि इस अराउंड जो है 365 के अराउंड क्रॉम्पटन ग्रीव्स का एक सपोर्ट फॉर्म हुआ है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। एंड पुराने अगर पीछे जाएं समय में, तो 4 जनवरी के आसपास भी स्टॉक ने इसी लेवल पे सपोर्ट लिया था। एंड देन उसके पहले अगर जाएं तो 16 दिसंबर 17 दिसंबर के अराउंड भी स्टॉक इसी प्राइस रेंज में ट्रेड हो रहा था, जहाँ के बाद 30 दिसंबर के अराउंड इसने एक ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट पॉइंट था। जब स्टॉक गिरने लगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, इस अराउंड मैंने एक बार प्रॉफिट बुक किया था स्टॉक में। मैंने इस अराउंड खरीदा था। ठीक है, ये मेरा पहला ट्रेड था, तो यहाँ पे खरीदा था मैंने अराउंड 382 रुपये पे, लास्ट टाइम भी खरीदा था। और फिर उसको मैंने, चूंकि मैंने अपने जितने अमाउंट अकाउंट में पैसे थे उससे ज़्यादा के शेयर्स खरीद लिए थे, तो फिर मुझे आगे जा करके ये पूरे प्रॉफिट लिए बिना मुझे 415 पे मैंने इसे सेल कर दिया था, अराउंड 415 पे। ठीक है, इस अराउंड मैंने कहीं पे सेल कर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद स्टॉक उससे थोड़ा ऊपर गया एंड स्टॉक फिर उसके बाद वापस आया। आई थिंक 405 पे ही मैंने बेच दिया था, माफ़ करिएगा। तो मैंने 405 पे अराउंड इस दिन मैंने बेच दिया था स्टॉक को। ठीक है, तो इस दिन मैंने स्टॉक को बेच दिया था। उसके बाद स्टॉक और ऊपर गया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्टॉक में कोई सेल सिग्नल जनरेट नहीं हुआ था, बट बिकॉज मुझे अपने अकाउंट में पैसे चाहिए थे, तो मैंने अपना एक स्टॉक बेच दिया और कुछ पैसे शेयर से वापस पैसे में कन्वर्ट कर लिए। तो फिर उसके बाद स्टॉक ऊपर गया एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक ने एक फॉर्मेशन दिया है, एंड देन उसके बाद अराउंड जब निफ्टी फॉल करना शुरू हुआ तो स्टॉक भी फॉल करना शुरू हुआ। क्रॉम्पटन ग्रीव्स जो है एक वेल रिकमेंडेड स्टॉक है, काफ़ी सारे ब्रोकर हाउसेज ने इसे रिकमेंड किया। तो बेसिकली जब भी मैं कोई स्टॉक चूज करता हूँ, तो आई फर्स्ट ट्राई टू फाइंड कि क्या ये मार्केट में एक एटलीस्ट अ पॉपुलर स्टॉक है। बहुत हाईली पॉपुलर नहीं होना चाहिए, एक पॉपुलर स्टॉक होना चाहिए जिसके अच्छे रिकमेंडेशन हो। तो फंडामेंटली अगर स्टॉक साउंड हो और उसके जो टारगेट प्राइसेस हैं वो थोड़े करंट प्राइस से काफ़ी हाई हो, 20-30% का टारगेट प्राइस हो, तो ऐसे फंडामेंटली रिकमेंड स्टॉक को मैं चूज करता हूँ, जिनको मैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे बाय और सेल करता हूँ। तो चूंकि क्रॉम्पटन ग्रीव्स जो है आप देख सकते हैं कई सारे सिक्योरिटीज द्वारा, ICICI सिक्योरिटी है, प्रभुदास लीलाधर है, इन सभी ने जनवरी के अराउंड इसको रिकमेंड किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम मनी कंट्रोल की साइड पे देखें तो यहाँ पे भी आपको रिकमेंडेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हम नीचे की तरफ जाएं अगर,
तो आपको पता चलेगा कि किन किन ब्रोकिंग हाउसेज ने इसे रिकमेंड कर रखा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रोकर रिसर्च का ये सेक्शन है यहाँ पे। दौलत कैपिटल ने रिकमेंड किया है इसे। रिको प्राइस जब रिकमेंड किया गया था ऑन 15 मार्च 15 मार्च 2021, यानी तकरीबन 15-20 दिन पहले, तो 401 रुपए की रिको प्राइस थी। टारगेट प्राइस इन्होंने 500 रुपए का दिया है। प्रभुदास लीलाधर ने 25 जनवरी को रिकमेंड किया था, 411 रुपए की रिकमेंडेशन प्राइस थी। टारगेट प्राइस 447 रुपए का था। आईसीआईसीआई डायरेक्ट, अनदर काफ़ी वेल रिस्पेक्टेड ब्रोकर रिसर्च हाउस है, इन्होंने दिसंबर के अराउंड रिकमेंड किया था। 350 रुपये स्टॉक प्राइस चल रही थी जब रिकमेंडेशन दिया गया था, और टारगेट प्राइस 450 रुपये की थी। उसके अलावा पीछे जाए तो दौलत कैपिटल ने अक्टूबर के अराउंड, और फिर प्रभुदास लीलाधर ने अक्टूबर के अराउंड एक और रिकमेंडेशन, अपनी रिसर्च रिकमेंडेशन जारी कर रखी थी। तो मोर रिसेंट रिकमेंडेशन देखेंगे कि स्टॉक की जो रिकमेंडेशन प्राइस, रिकमेंडेड प्राइस है, वो 450 से 500 रुपये के बीच चल रही है। तो इस प्राइस के अराउंड अगर आप हम देखें तो इट्स अ गुड स्टॉक टू बाई। एंड करेंटली चूंकि 370-80 के भाव पे चल रहा था, तो मैंने इसे खरीदने का निर्णय लिया। और खरीदने के निर्णय लेने के लिए मैंने टेक्निकल सिग्नल्स का इस्तेमाल किया। तो अब बात करते हैं कि जो मैंने रिसेंटली फ्यू डेज पहले ये स्टॉक खरीदा है, तो उसको कैसे खरीदा। तो जैसा कि आप इस एरिया में देख पा रहे हैं, ये जो रीजन है यहाँ पे, मैं एक बार और सर्कल कर देता हूँ। तो दिस रीजन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वो कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था। यहाँ से शुरुआत हुई, जो ये वाला सर्कल है, ठीक है, यहाँ से स्टॉक के फॉल की शुरुआत हुई, ठीक है, जब निफ्टी ने फॉल करना शुरू किया, एंड देन इट वेंट डाउन डाउन डाउन। एंड जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे स्टॉक गिर रहा है, जो कैंडल स्टिक की जो लेंथ है, जो रेड कैंडल स्टिक्स हैं, जो कि एक्चुअली फॉल को दर्शाती हैं कि स्टॉक प्राइस गिरा है, उनकी लेंथ बढ़ती जा रही है। सो देन ऑन 19 मार्च को मेरा बर्थडे भी होता है, तो 19 मार्च को स्टॉक ने कोशिश की एक वापस पुल बैक देने की, और एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया। हालांकि ये पैटर्न फिर बाद में फेल हो गया। इस पॉइंट पे भी कोई एंट्री ले सकता था, मैंने नहीं ली थी उस पॉइंट पे एंट्री, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसके बाद भी वो ब्रेकआउट फेल हुआ, सॉरी, वो सपोर्ट एंड पुल बैक जो है वो फेल हुआ, एंड देन इट अगेन फर्दर फेल, ठीक है। तो इसके बाद 3 दिन और रेड कैंडल स्टिक्स बने, और चौथे दिन आप देख सकते हैं कि एक स्पिनिंग टॉप टाइप का, जिसे दोजी स्पिनिंग टॉप टाइप का एक फॉर्मेशन हुआ। तो इसके बाद आप क्या है कि अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न जानते हैं, तो आप एंटिसिपेट करेंगे कि अगर नेक्स्ट डे एक ऊपर एक ओपन हो, ठीक है, नेक्स्ट डे का ओपन अगर इस दिन के ऊपर हो, ठीक है, इस दिन के ऊपर अगर हो, ठीक है ना, और स्टॉक प्राइस फिर उसके बाद ऊपर जाए, ऊपर जाके बंद हो, तो हमें एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न की फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन अगर सपोर्ट एरिया में होता है, जैसे कि ये एरिया जो है हमारा सपोर्ट एरिया है, इस एरिया में अगर मॉर्निंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, तो ये हमारे लिए एक कंफर्मेशन है कि स्टॉक जो है, स्टॉक की प्राइस रिवर्स होने वाली है, ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम एक इसमें एक एंट्री कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डे ये 3 कैंडल के बेसिस पे जो 3 कैंडल स्टिक फॉर्मेशन हुआ, इसके बेसिस पे हम अगले दिन स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। तो इसी बेसिस पे फिर अगले दिन जाकर के मैं आपको दिखाता हूँ, इस दिन, ये वाले दिन, ओके, इस दिन कोशिश करता हूँ। तो इस दिन मैंने स्टॉक में एंट्री ली। अराउंड ओपन पे कितना प्राइस चल रहा है आप देख सकते हैं, 388, ठीक है। एंड क्लोजिंग टाइम, क्लोजिंग पे जो 386 था, एंड ड्यूरिंग द डे काफ़ी उतार चढ़ाव रहा उस दिन, ठीक है ना। तो इस दिन मैंने 380 के अराउंड प्राइस पे मैंने एंट्री ले ली, जो मेरे लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट था। एंड उसके बाद आप देखेंगे स्टॉक प्राइस ऊपर गया, ठीक है, 398 तक गया है। कल भी स्टॉक प्राइस आप देख सकते हैं अराउंड, इसने 400 के लेवल को टच करने की कोशिश की है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न एंड द फैक्ट दैट कि वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है वो एक सपोर्ट एरिया में फॉर्म हुआ था, इस एरिया में ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ था। तो इसके बेसिस पे एक पॉजिटिव मतलब सिग्नल जनरेट हुआ, और जिसके बेसिस पे हमने ये ट्रेड लिया है। वॉल्यूम्स इसमें काफ़ी थोड़े छोटे दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो मैं आपको वॉल्यूम के एनालिसिस भी करके दिखा सकता था। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू डू समथिंग एल्स, हाउ टू शो द वॉल्यूम। चलिए वॉल्यूम, तो इसमें अगर वॉल्यूम कंफर्मेशन भी देखने की कोशिश करेंगे, तो वी विल सी कि ये जो लॉन्ग कैंडलस्टिक जो फॉर्म हुई है क्या, या फिर ये जो
जो दोसी टाइप का, जो स्पिनिंग टॉप टाइप का फॉर्मेशन हुआ है, क्या ये हाई वॉल्यूम पे हुआ है? तो अगर ये हाई वॉल्यूम पे ये चीज़ें होती हैं तो ये कंफर्म करता है कि जो डायरेक्शन मिल रहा है स्टॉक को, टेक्निकल एनालिसिस जो हमें मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो डायरेक्शन शो कर रहा है वो सही है, ठीक है। इट इज जस्ट अ कंफर्मेशन। तो इस बेसिस पे मैंने ये ट्रेड लिया। सिंपल सी बात है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। चलिए एक सेकेंड में आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखा देता हूँ। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न कैसा होता है? सिंपल गूगल सर्च करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, मॉर्निंग स्टार पैटर्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने गूगल में इमेज सर्च करी है, आप देख सकते हैं न्यूमरस एग्जांपल्स हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न के फ्रॉम ऑल दी काइंड ऑफ वेबसाइट्स। जैसे आप यहाँ पे नज़र डालेंगे तो ये देखिए मॉर्निंग स्टार पैटर्न का काफ़ी अच्छा इन्होंने बना रखा है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि स्टॉक प्राइस कंटिन्यूसली फॉल कर रही है, फॉल कर रही है, फॉल कर रही है, देन इस दिन पे जा करके एक ग्रीन फॉर्मेशन है, ठीक है। एंड इस ग्रीन फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट जो है स्टॉक गैप अप ओपन होता है एंड दिस गिव्स अ कंफर्मेशन। इस दिन क्या है, जिस दिन स्टॉक प्राइस फॉल्ट होता है, काफ़ी बुल्स एंड बेयर्स में फाइट होती है, साइकोलॉजिकल पुश एंड पुल चलता है, बुल्स एंड बेयर्स एक दूसरे के साथ कुश्ती करते हैं एंड देन ना बुल्स जीत पाते हैं ना बेयर्स जीत पाते हैं। तो इस समय एक्चुअली होता क्या है कि चूंकि स्टॉक प्राइस फॉल कर रहा था एंड यहाँ पे आकर के बेयर्स जो है वो जीत नहीं पाते, फर्दर स्टॉक प्राइस को काफ़ी नीचे नहीं लेकर के जा पाते, बल्कि जहाँ पे ओपन और क्लोज होता है वो काफ़ी क्लोज होते हैं। इसमें ये होता है कि बुल्स अब वापस आ रहे हैं एंड बुल्स ने बेयर्स के एडवांस को रोक दिया है। बेयर्स ने जो डिक्लाइन लाई थी उसको उन्होंने रोक दिया है। तो अब क्या है कि ऐसे सिचुएशन में जो बेयर्स होते हैं वो थोड़े से घबरा जाते हैं कि चूंकि वो काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहे थे स्टॉक प्राइस के गिरते वक्त और दे वर हैप्पी, उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की हुई थी। लेकिन जब ये डिक्लाइन स्टॉप होता है तो बेयर्स में थोड़ी घबराहट क्रिएट होती है। नेक्स्ट डे जब बुल्स मार्केट को एक्टिवली कंट्रोल करते हैं, गैप अप ओपन करते हैं या थोड़ा अराउंड क्लोज प्राइस ओपन करते हैं, देन उसको ऊपर लेकर के जाते हैं, तो बेयर्स जो है वो प्रैक्टिकली प्रॉपरली घबरा जाते हैं कि अब जो है इस स्टॉक में हमारा कंट्रोल लूज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि स्टॉक बेयर्स जो है वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस कवर करने लगते हैं। अगर ये फॉर्मेशन किसी पुराने रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस लेवल पे आ रही है, ठीक है, पुराने सपोर्ट लेवल पे ये फॉर्मेशन अगर फॉर्म हो रही है, माफ कीजिएगा, रेजिस्टेंस नहीं सपोर्ट। तो अगर किसी पुराने सपोर्ट लेवल पे ये फॉर्मेशन फॉर्म होती है तो वहाँ पे ऑलरेडी देर आर बुल्स हु आर लुकिंग टू बाय दैट स्टॉक, जो उस स्टॉक को उस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं। तो काफ़ी बुल्स आ गए, बेयर्स घबरा गए और उन्होंने अपने शॉर्ट पोजीशंस को कवर करना शुरू किया। तो नेक्स्ट डे ये जो प्राइस है थर्ड डे पे ये अपवर्ड मूव लेती है, क्लियर अपवर्ड मूव लेती है, ठीक है। नाउ इस पॉइंट पे जाकर के क्लियरली है कि बेयर्स के कंट्रोल से निकल करके स्टॉक जो है वो बुल्स के कंट्रोल में चला गया है और अब स्टॉक में अपवर्ड मूवमेंट आएगा। तो स्टॉक को आप फिर अब ट्रेड ले सकते हैं, फोर्थ डे पे ले सकते हैं या थर्ड डे पे भी। अगर आप क्लोजिंग टाइम के अराउंड देख रहे हैं कि काफ़ी कन्विंसिंग वे में क्लोज होने की संभावना है, तो आप थर्ड डे पे भी ले सकते हैं। आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है और आपके मार्केट एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो थर्ड डे या फिर फोर्थ डे की ओपन पे आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि फोर्थ डे का ओपन जो है इस पॉइंट पे, आप एंट्री ले सकते हैं एंड उसके बाद फिर स्टॉक फिर ऊपर जाता है। एंड स्टॉप लॉस के लिए आप स्टॉप लॉस जो है वो सेकंड डे के ओपनिंग पे मेंटेन कर सकते हैं, सेकंड डे के लो पे मेंटेन कर सकते हैं। डिपेंड्स आप कितना देना चाहते हैं अपने आप को एक लीवे कि आपका ये जो स्टॉक एंट्री है वो सक्सेसफुल हो। तो इसी बेसिस पे मैंने ये ट्रेड लिया, दो तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन किया मैंने। सिंपल एक तो मैंने देखा कि स्टॉक जो है उसे मैं सपोर्ट एरिया में बाई करने की कोशिश करूंगा। सपोर्ट एरिया में मुझे पता था कि कोई ना कोई पॉजिटिव कैंडलस्टिक फॉर्मेशन मुझे मिले एंड उसके बाद कंफर्मेशन मुझे मिली। तो एक पूरा मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्मेशन हुआ एंड उस पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद चौथे दिन मैंने एंट्री ली स्टॉक में 380 रुपये के आसपास एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि 393 पे स्टॉक ये चल रहा है। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस जो है वो अराउंड इस डे की क्लोजिंग पे हो सकता है। अगर हम बोलें 3, ये पॉइंट मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, दिस पॉइंट, ये वाला, इस स्टॉक, सॉरी ये वाला जो है ना इसके क्लोजिंग, ठीक है। सो इट इज अराउंड 367, ठीक है। 367 पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और स्टॉक को आराम से ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि ये स्टॉक अब ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है एंड मैंने 380 रुपये पे खरीदा था, 393 पे चल रहा है। तो मैं स्टॉप लॉस अपना मूव कर सकता हूँ और अपने एंट्री प्राइस पे स्टॉप लॉस लेके आ सकता हूँ।
तो 393 पे स्टॉक चल रहा है, मैंने 380 पे एंट्री ली थी, 383 मेरा होल्डिंग प्राइस है, अराउंड 81, तो मैं 381 के अराउंड पे अपना स्टॉप लॉस मूव कर सकता हूँ। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं इजीली क्विकली स्टॉप हो जाऊँ, क्योंकि अगर स्टॉक फ्लक्चुएट करता है और उसके बाद भी कंटिन्यू करता है तो उस फ्लक्चुएशन में मैं स्टॉप आउट हो सकता हूँ। तो मैं अपना स्टॉप लॉस डेफिनेटली अब 367 पे नहीं रखूंगा, मैं इसको थोड़ा मूव अप कर दूंगा, 370 पे कर सकते हैं, 380 पे कर सकते हैं। तो आई थिंक आई विल पुट माई स्टॉप लॉस ऑन 370 लेवल। ठीक है, लॉस को थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं एंड उसके बाद हम वेट करेंगे। अब टारगेट प्राइस की बात कर लेते हैं स्टॉक में। तो Z will take a tracker ball. No, no. सो टारगेट प्राइस जो है यहाँ पे दो लेवल पे टारगेट होंगे। अगर इस लेवल पे अगर हम बात करें, ये लेवल, ठीक है, तो चलिए इन सब चीज़ों को तो पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, मैं ये ले लूँ, इसे डिलीट कर दूँ, थोड़ा क्लटर्ड हो गया है, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, इसे रहने देते हैं। चलिए, ये सपोर्ट एक लाइन रहने देते हैं, ठीक है, ये निकाल दो, ये निकाल दो, ठीक है ना। तो अब टारगेट प्राइस क्या होगी? टारगेट प्राइस जो होगी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहा है हिस्टोरिकली, सेम रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे भी मिला है एंड सेम रेजिस्टेंस अराउंड दिस पॉइंट पे भी मिला है। तो ये जो जोन है अराउंड 400 रुपये का, 400 रुपये के आसपास, और वैसे भी राउंड नंबर्स जो होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस में एक साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं एंड वहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो 400 रुपये के आसपास स्टॉक में रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो टारगेट, फर्स्ट टारगेट जो होगा 400 रुपये का होगा। सेकंड टारगेट की बात करें तो सेकंड टारगेट 420 रुपये का, चूंकि वो रिसेंट एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है स्टॉक ने, ठीक है, ये जोन, ठीक है ना, ये पूरा जो जोन है, ठीक है, ये जोन टारगेट प्राइस हो सकता है। उसके बाद भी फर्दर अगर स्टॉक कंटिन्यू करता है तो जो टारगेट प्राइस होगी वो यहाँ पे होगी अराउंड 400 450 रुपये के आसपास, 440 से 450 रुपये के रेंज में टारगेट प्राइस रहेगी। ठीक है, तो ये एनालिसिस थी मेरी क्रॉम्पटन ब्रीफ्स की। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 22 मिनट के ड्यूरेशन का वीडियो हो चुका है। चलिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, मेरे पास थोड़ा वक्त और है, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। सो मैं आपको एक और क्विक एनालिसिस दे सकता हूँ। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पे करते हैं, ठीक है। चलिए, इसको निकाल देते हैं एंड IB रियल एस्टेट, ओके। सो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट इंटरेस्टिंग स्टॉक। ये भी एक्चुअली इसकी रिकमेंडेशन भी मुझे कहीं और से ही आई थी। रिकमेंडेशन का बेसिकली मैं ये यूज़ करता हूँ कि वो मुझे एक तरह से वो मेरे लिए स्कैनर्स है। तो कोई भी रिकमेंडेशन आती है तो मैं जा करके फिर चेक करता हूँ कि क्या ये मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में, जो करंट मेरे लिए कंफर्टेबल ट्रेडिंग स्टाइल है, उसमें फिट करता है या नहीं करता है। उसके बाद मैं उसकी खुद से एनालिसिस करता हूँ एंड अकॉर्डिंगली मैं स्विंग ट्रेड्स लेता हूँ उसमें। तो चलिए नज़र डालते हैं, ठीक है। सो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ने एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया था 25 फरवरी के अराउंड। सो लेट मी जस्ट पुल अप, ये जो लाइन है एक्चुअली लास्ट डे की क्लोजिंग लाइन, यहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था स्टॉक ने, ठीक है। एंड उसके बाद स्टॉक जो है इसने अराउंड 125 का हाई बनाया एंड उसके बाद स्टॉक फिर वापस फॉल हुआ, ठीक है। तो इस स्टॉक की एनालिसिस करते हैं रीसेंट टाइम्स में स्टॉक में क्या हो रहा है, ठीक है। तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा फॉल दे दिया है, काफ़ी लॉन्ग 125-20 के लेवल से 80 के लेवल तक ये फॉल हो चुका था। अराउंड 40 रुपीज़ का फॉल, 30% से 33% से ऊपर का फॉल हो चुका था स्टॉक में। तो अब जो है एंड उस पॉइंट, इतने फॉल होने के बाद स्टॉक एक रेजिस्टेंस जोन में आ चुका है। जैसे आप देख सकते हैं ये जो जोन है यहाँ पे, ये जो प्राइस है ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहा है। तो आप देखें यहाँ पे सपोर्ट लिया था इसने, रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया था एंड फिर अगेन आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट लेके फिर निकला यहाँ से। यहाँ पे भी ये इट्स प्रीटी क्लोज जोन। तो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज।
क्योंकि सपोर्ट जो होता है वही रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है, अगर आप जानते हो, किसी वीडियो में मैं आपको समझा के बताऊंगा। तो मल्टीपल पॉइंट्स पे यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है इस जोन में 80 रुपए के आसपास। तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्योंकि अभी हम स्टॉक प्राइस में फॉल देख रहे थे इस पीरियड में, तो इस पीरियड में ये फॉल होने की वजह से ये एक सपोर्ट के तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे अगर हमें कुछ अच्छी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन मिलती है डेली चार्ट पे, तो हम एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो आ जाते हैं और नज़र डालते हैं कि कैसा फॉर्मेशन मिलता है हमें इस 80 रुपए के आसपास। तो ये पहले मैं डिलीट कर देता हूँ कुछ कुछ चीज़ें, या फिर रहने इसको निकाल के मैं थोड़ा बड़ा सर्कल बना देता हूँ। तो अगर हम इस पे देखें, चलिए, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक में कंटिन्यूस फॉल हो रहा था, ठीक है। और उसके बाद स्टॉक ने इस जोन में यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग रेड कैंडलस्टिक फॉर्म की, मतलब डेट जो है वो 30 मार्च को काफ़ी लॉन्ग रेड कैंडलस्टिक फॉर्म की। वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम उतने अच्छे नहीं थे इसके ऊपर। नेक्स्ट डे स्टॉक जो है वो लास्ट क्लोजिंग से ऊपर खुला, और बुल्स ने इस स्टॉक का कंट्रोल लेने की कोशिश की, ठीक है। बेयर्स के हाथ से इसका कंट्रोल निकला कैसे? एक आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज अ स्पिनिंग टॉप रिक्शा मैन, डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। तो जिसमें ओपन और क्लोज प्राइसेस जो है काफी क्लोज हों, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन हुई, मतलब बुल्स ने जो है वो कंट्रोल जो है वो बेयर के हाथ से निकाल लिया। क्योंकि बेयर्स काफी कन्विंसिंगली स्टॉक को नीचे गिरा रहे थे, और आराम से स्टॉक को नीचे लेकर के आए 120 रुपए से 80 रुपए के लेवल पे। फिर उसके बाद 80 रुपए के लेवल पे बुल्स ने जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, और बेयर्स को, स्टॉक प्राइस को और नीचे ले जाने नहीं दिया। तो इसमें क्या होता है कि काफी सारे बेयर्स होंगे जिनके पास स्टॉक में शॉर्ट पोजीशंस होगी और काफी अच्छा अनरियलाइज प्रॉफिट होगा। तो जब स्टॉक प्राइस इस पॉइंट के बाद फर्दर गिरती नहीं है, और बुल्स जो है वो उतनी डिमांड क्रिएट करते जाते हैं जितने बुल्स सप्लाई देते हैं, और सारी सप्लाई को वो ऑब्जर्व करते हैं ताकि उसकी प्राइस जो है, स्टॉक की प्राइस और नहीं गिरे, तब जाकर के बेयर जो है वो घबरा जाते हैं, क्योंकि उनका काफी अनरियलाइज प्रॉफिट उनके हाथों में पड़ा हुआ है, उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि बेयर्स थोड़े घबरा जाते हैं, ठीक है। एंड ये अपने आप में, ये जो दो दो कैंडल्स हैं, 30 और 31 मार्च की, 30 मार्च ये देख सकते हैं आप, ये वाली, ठीक है। ये दो, सॉरी, ये दो कैंडल स्टिक्स जो हैं, ठीक है, ये जो इसके अंदर दिखाई दे रही हैं, एक बार मैं और थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। ये दो कैंडल स्टिक्स जो हैं, ये अपने आप में एक कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्मेशन है, जिसे हम कहते हैं हरामी कैंडल स्टिक फॉर्मेशन। तो चलिए आपको हरामी भी दिखा देता हूँ, हरामी कैसा होता है, देखिए। तो इट्स अ बुलिश हरामी एक्चुअली। अगर फॉल के बाद फॉर्म हो तो बुलिश हरामी होता है, अगर राइज के बाद फॉल हो तो बेयरिश हरामी होता है। तो इट्स अ हरामी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे है। एक रेड कैंडलस्टिक है, उस रेड कैंडलस्टिक के अंदर एक ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्म होती है। अंदर मतलब कि रेड का ओपन एंड क्लोज जो है वो काफी ज्यादा है, एंड ग्रीन का ओपन एंड क्लोज जो है वो विद इन दी रेड के ओपन एंड क्लोज है, ठीक है। तो ये छोटा फॉर्मेशन है, ठीक है ना, आप यहाँ पे गौर करेंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि बेयर्स के हाथ से स्टॉक का कंट्रोल निकलने लगा है और बुल्स के हाथ में जाने लगा है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जैसे मैंने बताया कि बेयर्स के हाथ के अकाउंट में काफ़ी प्रॉफिट हो चुका है, उनके शॉर्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। जब बुल्स उन्हें स्टॉप कर देते हैं तो क्या होता है कि बेयर्स घबरा जाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होता है कि यार अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ठीक है, जो भी शॉर्ट्स में प्रॉफिट है। तो उस पॉइंट पे जो है वो कंट्रोल बुल्स बेयर्स से मूव करता है बुल्स की तरफ। अगले दिन अगर हम देखें इंडिया बुल्स रियल स्टेट में, जब जो कि लास्ट ट्रेडिंग डे है, उस दिन काफ़ी चेंज हो जाता है, क्योंकि स्टॉक ऊपर गैप अप खुलता है 82 के लेवल पे। आप ध्यान से देखें, इसको मैं फिर डिलीट कर देता हूँ। तो स्टॉक अगले दिन खुलता है 82 पे। पिछले दिन का जो क्लोज था वो 81 के अराउंड था, 82 पे खुलता है अराउंड, एंड उसके बाद स्टॉक सीधा ऊपर जाता है, ठीक है। स्टॉक ने काफी अपवर्ड मोमेंटम दिया है और 87 88 पे बंद हुआ है, एंड ड्यूरिंग द डे इट हैज इवन टच 91 रुपीज अराउंड, ठीक है। 90.86 रुपीज के अराउंड तक इसने टच किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी बेयर्स होंगे वो घबरा चुके होंगे कि भाई अब ये स्टॉक जो है वो पूरा चेंज होने वाला है। तो शॉर्ट कवरिंग काफी तेजी से शुरू हो जाएगी, जो स्टॉक को ऊपर लेके जाएगी। एट द सेम टाइम
दूसरी चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे कि चूंकि ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है, एरिया है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे बुल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं जो इस स्टॉक को सपोर्ट देंगे, जो इस स्टॉक में एंट्री के लिए वेट कर रहे हैं। तो 80 रुपीज़ के आसपास काफ़ी सारे बुल्स भी आ जाएंगे और बेयर्स अपने पोजीशंस को, शॉर्ट्स को कवर करेंगे, तो शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पे वजह से स्टॉक थोड़ा ऊपर जाएगा। दूसरी तरफ से बुल्स के आने की वजह से स्टॉक और ऊपर जाएगा, तो ओवरऑल स्टॉक में का जो मोमेंटम है वो फॉल से राइज की तरफ चेंज हो जाएगा। अब ये रिवर्सल इसमें हो चुका है, ठीक है। तो इस बेसिस पे मैंने लास्ट डे जो है वो ट्रेड लिया। मैंने इनफैक्ट जो ट्रेड था वो 30 मार्च को ही ले लिया था, जिस दिन वो बुलिश हरामी का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। 80 के अराउंड मैंने एंट्री ले ली थी। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क टेकिंग है तो आप पहले एंट्री ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा कम रिस्क और सेफ प्ले करना चाहते हैं तो आप 31st को एंट्री लेंगे, जिस दिन एक कंफर्मेशन कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन होगी, यानी कि स्टॉक जो है वो बुलिश हरामी के क्लोजिंग से ऊपर खुलेगा। तो अगले दिन जैसा आप देख सकते हैं कि 30 को स्टॉक जो है वो पुलिस हरामी की जो क्लोजिंग थी अराउंड 81.13 रुपीज़ थी, एंड ये उससे ऊपर खुला अराउंड 82.29 पे खुला। तो इस बेसिस पे क्या है कि कंफर्म हो जाता है कि हमें इसमें एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो इस ओपन पे 82.29 पे आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी बेसिस पे मैंने एंट्री ली। बट जब ये कंफर्मेशन हो गया एंड काफ़ी अच्छा स्टॉक ने परफॉर्म किया, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं एक ट्राई करूंगा इसमें फर्दर एंट्री लेने की। और इसी बेसिस पे मैंने एक 89 पे और एक ट्रेड इनिशिएट किया अराउंड 2000-3000 स्टॉक्स का। एंड नेक्स्ट जो हमारा टारगेट इसमें होगा, चलिए अब टारगेट की बात कर लेते हैं। कैसे एंट्री ली वो तो पता चल ही गया, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगर हम कुछ ओसिलेटर्स या इंडिकेटर्स भी ऐड करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ कंफर्मेशन ज़रूर मिलेगा। लेटस से अगर हमने स्टोचैस्टिक से ऐड कर लिया तो देखते हैं कैसा आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि स्टोचैस्टिक भी ओवरसोल्ड है एंड देयर इज अ क्रॉसओवर 3.88 की वैल्यू है स्टोचैस्टिक्स पे, एंड क्रॉसओवर है। ब्लू लाइन जो है वो रेड लाइन के ऊपर जा रही है, तो इट्स अ बुलिश क्रॉसओवर अराउंड दैट सेम टाइम 30 एंड 31 मार्च को। तो दिस इज कंफर्म्ड ऑन दैट बेसिस एज वेल। एंड फिर एक लॉन्ग ट्रेड हमने इनिशिएट कर लिया है, देखेंगे आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन दोस्तों स्टॉक इन्वेस्टमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एंट्री से ज़्यादा एग्जिट इंपॉर्टेंट होता है, और मैं एग्जिट में थोड़ा वीक फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा वो किसी न किसी साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस रहा हूँ। तो कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में एक एग्जिट को इम्प्रूव करूँ। फंडाज मुझे सारे पता हैं, बट वही साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ। आज इन दो स्टॉक का ही एनालिसिस कर पाऊंगा क्योंकि मुझे अब ऑफिस के लिए निकलना है। तो ऑलरेडी 10, एंड फिर देखते हैं कि एग्जिट्स को कितने अच्छे से मैनेज करते हैं, सीखेंगे साथ में। एंड अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करेंगे। आने वाले समय में मैं ट्रेडिंग भी करूंगा। फिलहाल मैं स्विंग ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ या पोजिशनल ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफिस के साथ फुल टाइम ट्रेडिंग करना उतना पॉसिबल नहीं है। सो स्विंग ट्रेडिंग से के साथ कंटिन्यू करेंगे। एंड लर्निंग जो है वो सारे टाइम फ्रेम में इम्प्लीमेंट सेम ही होती है, जो एनालिसिस है काफ़ी सिमिलर होती है। सो आप मेरे साथ सीखते रहिए और अप्लाई करते रहिए, हो सकता है आप मुझसे अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बन पाएंगे। फंडाज जो हैं वो सेम है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाकी जो दो स्टॉक्स थे गेल और लेट मी जस्ट चेक, ओके, गेल एंड द अदर स्टॉक आई डोंट रिकॉल। चलिए तो उस पर एनालिसिस करेंगे एंड बताइएगा वीडियो देख के कैसी लगी। हाँ, और मैं आपको टारगेट के लिए बताने वाला था, तो टारगेट्स बता देता हूँ मैं, क्विक टारगेट्स आप देख सकते हैं। एक सेकेंड, ले लिया मैंने, ब्रश ले लिया भाई, ठीक है। सो नेक्स्ट टारगेट 91 के ब्रेक के बाद, ये जो लेवल है इसके ब्रेक के बाद टारगेट जो है वी कैन कीप समवेयर एट द नेक्स्ट 10 रुपीज़, ठीक है। अगले 10 रुपये का टारगेट कर सकते हैं। और चूंकि हमें ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है, तो अगर हम चाहें तो अपना स्टॉप लॉस जो है इस केस में हमने जो मान लीजिए पहले रखा होगा से 80 रुपीज़ के आसपास या 79 रुपीज़ पे, उसको हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि हम ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके हैं, 5-7 रुपये का एक मिल चुका है हमें बफर, तो वी कैन मूव द स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर मूव कर दिए, ताकि अगर स्टॉक गिर भी जाए, हमारी एनालिसिस रॉन्ग भी हो, द मार्केट इज ऑलवेज राइट, ओके। तो अगर हमारी एनालिसिस रॉन्ग प्रूव होती है तो हमें लॉस ना हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पे सीखने के लिए बेस्ट मटेरियल मिलने वाला है, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी।
तब तक के लिए जय हिंद।